हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों आज हम आ चुके हैं मैंने सीआर के सीरीज में वीडियो नंबर 23 पे और आज हम पढ़ने वाले हैं सीरीज एफ के बारे में और हमारा ये आखिरी सीरीज है सीआर की सीरीज में। इससे पहले मैंने लगभग सब कुछ कंप्लीट कर दिया इतने भी सीआर में थे और इसमें हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, डी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, टेम्पररी सर्टिफिकेट कब बनता है, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओनरशिप कैसे चेंज की जाती है, बहुत कुछ इसमें हम पढ़ने वाले हैं और किस कैटेगरीज में डिवाइड किया था रजिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली मैं ऐसा बनाता हूँ कि जो सीआर में क्वेश्चन आते हैं डीजीसीए के उस पर बिल्कुल बेस पर बनाता हूँ कि ये आपका एक भी छूट ना पाए। देखता हूँ कि कहाँ से आया हुआ उस अनुसार और उससे ज़्यादा ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका आने वाले एग्जाम में भी बिल्कुल कुछ ना छूटने पाए। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सीरीज एफ के पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन एंड डी रजिस्ट्रेशन ऑफ एयरक्राफ्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए एविएशन जगत का। तो पार्ट 1 में जो है इसके एफ के सीरीज के, तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आपको याद में रखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल 5 जो है आप कोई भी इंसान हो एयरक्राफ्ट को तब तक फ्लाई नहीं कर सकता है और ना ही एयरक्राफ्ट के काम में इन्वॉल्व हो सकता है जब तक कि उस एयरक्राफ्ट का अकॉर्डिंग टू रूल 5 जो है रजिस्ट्रेशन ना हुआ रहे। जब तक उस एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन ना हो जाए तब तक कोई पर्सन ना ही उसको उड़ा सकता है, ना ही उससे किसी भी प्रकार के फ्लाई से रिलेटेड काम में इन्वॉल्व हो सकता है। अब चलिए अब बताते हैं आपको रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 में ये बोला गया है कि कोई भी एयरक्राफ्ट है तो उसका जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देती है रूल नंबर 30 के अनुसार। और वहीं पर रूल नंबर 37 के अनुसार जो ओनर होता है उस ओनर का जो नेम होता है या फिर कोई उसका एक निश्चित मान लो सिंबल हो गया एयरक्राफ्ट पे वो लगा रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 37। तो ये तीनों रूल ध्यान में रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि किस कैटेगरी में बांटा गया है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को। इसको जनरली दो कैटेगरी में बांटा गया है, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। कैटेगरी ए के अंतर्गत आते हैं सारे इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है, उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी इंडिया में होना चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे भी एयरक्राफ्ट हो सकते हैं जिनका ओनर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो। इस सारे के सारे ग्रुप कैटेगरी ए के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर कैटेगरी बी के अंतर्गत वो एयरक्राफ्ट आते हैं जिनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ मतलब कि वो इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, वो बाहर रजिस्टर्ड हो, मतलब कि उनका प्रिंसिपल मतलब जो प्लेस है बिजनेस करने का वो इंडिया में है। पहला ध्यान दीजिए कैटेगरी में जो उनका प्लेस है बिजनेस करने का वो इंडिया में है, लेकिन जो उसका ओनर है वो इंडिया का नहीं है, उसके पास ओनरशिप इंडिया की नहीं है, वो फॉरेन का ओनर है, किसी दूसरे देश का ओनर है, लेकिन वो कहाँ बिजनेस कर रहा है, इंडिया में बिजनेस कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है इस तरीके के एयरक्राफ्ट को कैटेगरी बी के अंतर्गत रखा जाता है। वो आपको बताएंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कराया जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कराने के सबसे पहले ओनर या फिर कोई अथराइज पर्सन, ओनर का जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोई अथराइज पर्सन हो वो डीजीसीए को पूरा एप्लीकेशन बनाता है क्या क्या चीजें हैं उसमें और उसको 5 दिन पहले डीजीसीए के ऑफिस में सबमिट कर देगा। और वहीं पर अगर लीज पर एयरक्राफ्ट लिया जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में 10 दिन पहले पूरा एप्लीकेशन बना करके आपको डीजीसीए के ऑफिस में सबमिट कर देना पड़ता है। शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होता है तभी इशू हो सकता है जबकि पूरी तरीके से कंफर्म हो जाए कि अब एयरक्राफ्ट डी रजिस्ट्रेशन हो चुका है उसका और जो टाइटल होता है कि एयरक्राफ्ट का क्या टाइटल है वो डीजीसीए के द्वारा ओनर को मिलता है। तो इस कंडीशन में शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू होता है। पहले तो डी रजिस्ट्रेशन हुआ रहना चाहिए तो उसके बाद ही इशू हो सकता है। हम बात करने वाले हैं चेंजिंग ऑफ ओनरशिप की ओनरशिप को किस प्रकार से चेंज किया जाता है। तो बता दें पहले इस बात को ध्यान रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 33 जो ओनरशिप चेंज की जाती है उसको जो है रूल नंबर 33 के अनुसार चेंज जाती है। और हाँ सीरीज एफ से जो है रूल वाले क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछे जाते हैं, तो इन सारे रूल को आप सुन रहे हैं तो इसको नोट कर लीजिए कहीं ना कहीं जरूर। इन सब चीज़ों ये सारे इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर 33 के अकॉर्डिंग ओनरशिप चेंज की जाती है। कैसे चेंज की जाती है, जो पर अभी प्रेजेंट टाइम का मान लीजिए कोई एयरक्राफ्ट है बोइंग का है तो मान लीजिए जो उसका प्रेजेंट टाइम का ओनर है उसको चेंज करवाना है तो वो जो है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 33 डीजीसीए को बताएगा कि मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, ओनरशिप मुझे किसी और पर्सन को देना है, किसी दूसरे को देना है। जो दूसरा पर्सन है वो भी डीजीसीए को बताएगा कि हाँ मुझे ओनरशिप लेनी है इस एयरक्राफ्ट की। और वो जो है अकॉर्डिंग टू सीए फॉर्म 28 जैसे कि आप जान लीजिए इस बात को
CA सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस जो मिलता है 25 के अनुसार, और सर्टिफिकेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन होता है वो CA फॉर्म 28 के अनुसार होता है। इन दोनों चीज़ों में बच्चों कंफ्यूज रहते हैं कि CA 25 कहाँ है 28 कहाँ है। तो ये पहले आता है, तो आप समझ लीजिए एयर सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस, जैसे कि आप अगर इस तरह याद करने तरीके थोड़ा बता दे रहा हूँ, ABCD है तो ये तो पहले आता है, तो 25 नंबर इसमें होगा, ऐसे याद रखिए 25। तो फिर उसके बाद 25 के बाद 8 आएगा ना, फिर उससे यहाँ पर R आएगा उसके बाद। तो इस तरीके से थोड़ा याद कर सकते हैं कि CA फॉर्म 25 के अनुसार सर्टिफिकेट ऑफ एयर वर्दीनेस होता है, A आ रहा पहले ऊपर हो गया, और 28 के अनुसार जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो ओनर है जिसको मिलना है ओनरशिप, और अब नया ओनर, तो वो भी DGCA को अकॉर्डिंग टू CA फॉर्म 28 क्योंकि रजिस्ट्रेशन है वो बताएगा कि हाँ अब मुझे ओनरशिप मिलनी है, तो DGCA उसके बाद ओनरशिप उसको देता है। ऐसी कंडीशन में ओनरशिप की जो दिया जाता है। अब हमको बता रहे हैं टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, टेम्परेरी। तो टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहली चीज होती है कि ऑटोमोबाइल स्टेशन लाइसेंस का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ऐसी कंडीशन में। और उसके साथ साथ जब तब तक के लिए इशू हो सकता है टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एयरक्राफ्ट की जब तक फर्स्ट लैंडिंग ना हुई हो तभी तक के लिए है। जैसे फर्स्ट लैंडिंग हो गई एयरक्राफ्ट की इशू होने के बाद, तब तक वो उसके बाद वो इनवैलिड हो जाता है। अब थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं फीस के बारे में, फीस का क्या सीन है यहाँ पर। जो भी एयरक्राफ्ट को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू होता है, अगर उसका वेट 15,000 kg या उससे कम है तो उसके सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के इशू कराने के लिए 20,000 रुपीज लगते हैं। और वहीं पर अगर उसका डुप्लीकेट आपको बनवाना है, मान लीजिए आपका खो गया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, हमारा सर्टिफिकेट खो गया, तो मैं मान लीजिए डुप्लीकेट बनवाना है, तो ऐसी कंडीशन में जो ओरिजिनल फी है हमें 10% फी देनी होती है। अगर वहीं पर आपको डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनवाना है तो ऐसी कंडीशन में 20% फी ओरिजिनल फी की देनी होती है, और अगर हमें रिन्यू ही करवाना है पूरा अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन को तो 50% फी देनी पड़ती है। तो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट जो बनता है वो कौन बनाता है, कैसे बनता है? आपका जब खो जाता है सर्टिफिकेट तो ऐसी कंडीशन में जो रीजनल एयर वर्दीनेस ऑफिसर होता है वो बनाता है, और उसके पास आपको जितनी फीस होती है ओनर जो है रीजनल एयर वर्दीनेस ऑफिसर को देगा, जमा करेगा और पूरा एप्लीकेशन बनाकर देगा। तो उसके बाद ये चीज़ें जो है इशू हो सकती हैं, उसके पहले नहीं हो सकती, जितना भी फी वगैरह आपको जमा करना पड़ता है। और जो टेम्परेरी सर्टिफिकेट बनता है ये जो है अकॉर्डिंग टू रूल 30 और 31 के तहत जो है टेम्परेरी सर्टिफिकेट एक बनाया जाता है। हमको बताने वाला है कि किस कंडीशन में जो है एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अगर उस एयरक्राफ्ट का ओनर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन DGCA को दिया है तब हो सकता है, या फिर उसका लीज जो है खत्म हो चुका है उस कंडीशन में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। और इसके साथ साथ मान लीजिए एयरक्राफ्ट पूरे डिस्ट्रॉय कंडीशन में है तब भी उसका जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो सकता है। इसके साथ भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके अंतर्गत सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो अब जैसे कि मैंने अब मार्किंग के बारे में बता दें कि किस प्रकार से मार्क वगैरह रहता है, कितनी हाइट उसकी रहती है, ये भी है इस पार्ट में। तो जनरली अगर आप चाहें तो मार्किंग वगैरह छोड़ सकते हैं क्योंकि आज तक कभी भी DGCA एग्जाम में नहीं आया है, शायद ही कोई एक आध बार आ गया हो। लेकिन आप तो जान लीजिए कि जो छोटे एयरक्राफ्ट होते हैं बैलून्स वगैरह, तो उसमें जो है 50 सेंटीमीटर में टोटल आपको मार्किंग करनी होती है। वहीं पर जो एयरक्राफ्ट का विंग होता है उस पर 50 सेंटीमीटर की कर सकते हैं जो हाइट वगैरह होती है, और उसके साथ साथ जो उसका फ्यूजलाज होता है और टेल होता है उसमें 30 सेंटीमीटर का बनाया था, मतलब जो लिखने का है उसको 30 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो अब यहाँ पर एक बात ये समझिएगा कि जो मार्किंग वगैरह है तो इसको आप ना ही देखिए तभी ठीक रहेगा। तो दोस्तों इस पार्ट में बस इतनी ही चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में अगले वीडियो के साथ। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।